अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सर से नज़्म और नस्र के जितने भी असनाफ हैं, इनकी जानिब से सर से हमारी गुफ्तगू होगी। तो सर, एक बार फिर से आपका हमारे बीच बहुत बहुत से इस्तकबाल है। तो सर, आप हमें बताएं नज़्म और नस्र के असनाफ के बारे में। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये नज़्म और नस्र की जो असनाफ अभी आप लोग जानने वाले हैं, ये मैट्रिक, इंटर, यहाँ तक कि बीए और एमए के लिए भी ज़रूरी है। और ये अच्छा ही है। और हमारे बीच में कोई किताब भी नहीं है। आज हम नस्र और नज़्म के बारे में जानेंगे और आप लोग बीच में सवाल करें, क्योंकि ये हम लोग का जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो लूज टॉक की तरह हो रही है। हम लोग कोई मतलब सीरियस नहीं, एकदम हंसते खेलते हुए, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, वो भी इसको हल्का फुल्का लें और समझें कि ये कितनी आसान चीज़ है। जी। जाहिर सी बात है, जहाँ हम लोग सीरियस होंगे तो उन लोग के दिमाग में बात जाएगी कि नहीं, ये बहुत टफ चीज़ है। बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है। जी। नस्र किसे कहते हैं, नज़्म किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जान लें। नस्र को अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोज। नस्र को अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोज। प्रोज। और नज़्म को पोएट्री। तो प्रोज और पोएट्री जान लें कि जिसको हम लोग गाते हैं वो पोएट्री है, यानी नज्म। नज्म में आप देखते हैं कि जैसे हमने कहा, किसी गांव में एक आदमी रहता था। क्या इसमें लफ्ज़ों को सेट किया गया है? क्या लफ्ज़ों का नज्म है? नहीं। नहीं है, तो ये नसर हो गया। यस सर। अगर यहीं पर हम एक बात कहें, किसी गांव में रहता था एक लड़का, तो इसका मतलब इसको सेट किया गया है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो जिसमें नज्म हो, यानी जिसके लफ्ज़ों को सजा कर लिखा जाए, वही नज्म है। और आमतौर से जो बिल्कुल आसान बात बता दूं इसके बारे में, कि जिसको हम गा सके वो नज्म है। जी हाँ। जिसको हम बोलें वो नस्र है। जिसको हम गाएं वो वो नस्र है। नज्म, वो नज्म है। नज्म। तो गाने के बारे में देखें कि हम लोग गाते क्या क्या हैं, इस पर भी देखें जी। कि क्या गाने को तो कोई कुछ भी गा सकता है। जैसे हमने गा दिया, किसी गांव में, किसी देश में एक राजा रहता था, इसको भी तो हम गा सकते हैं। जी। गा सकते हैं। जी। लेकिन ये तो मतलब ये जो गलत होगा ना। जी। गाने के लिए लफ्ज़ों का नज़्म होना, लफ्ज़ों को सेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है, तो देखें, बहर का ख्याल रखा जाता है। उसमें एक बहर होती है, जो शायरी जो लोग करते हैं वो इसके बारे में जानते हैं। उसमें वज़न का ख्याल रखा जाता है, तो ऊपर की जो मिसरे हैं उसमें क्या क्या वज़न है, उसके नीचे क्या वज़न है। उसके बाद उसमें काफ़िया और रदीफ़ की भी बात होती है। तो जो नज़्म होती है ना, वो बहुत मतलब अलग तरह की चीज़ है, जिसको लिखने के पहले सोचना पड़ता है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें। जबकि नस्र में ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो चाहें लिख दें। अब सीधे सीधे नस्र और नज़्म के बारे में बता दें। नस्र, जो वो चीज़ जो आम तौर से बोली जाती है, जिसमें किसी ख़ास कायदे और क़ानून की ज़रूरत ना हो, लेकिन क़वायद की ज़रूरत तो बहरहाल होती है। मुअन्नस को मुअन्नस, मुज़क्कर को मुअन्नस, मुज़क्कर को मुज़क्कर, वाहिद और जमा का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नस्र में क़वायद के अलावा बहर, वज़न और ज़मीन का ख्याल किया जाता है। बेशक। कौन सी बहर में लिखना है, क्या ये है, उसकी लाइन लेंथ कितनी है, किस तरह से लिखा जाए, कौन सा लफ्ज़ पहले आ जाए, आए, ये सभी चीज़ें नज़्म के अंदर आती हैं। सही। तो ये नस्र में ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इसको, मुहावरा? मुहावरा तो नस्र में ही इस्तेमाल होता है। मुहावरा मुहावरा। नस्र में ही इस्तेमाल होता नस्र है। मुहावरा तो खैर उसी का एक रूप है। हाँ, मुहावरा उसी में। लेकिन बड़े बड़े शायर हैं, उन्होंने अपनी नज़मों में भी मुहावरे को डाल दिया है। तो ये क्या कहते हैं, ये अपवाद, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, ये अपवाद है। जी। ये हर जगह नहीं मिलता है ये सब। तो अब हम चलते हैं नस्र की तरफ। नस्र के बारे में आपने जान लिया, जिसको बोला जाए, जिसमें कवायद का ख्याल रखा जाता है, लेकिन वज़न बहर का ख्याल नहीं रखा जाता है। जिसको बोल सकते हो, गाया नहीं जा सकता हो जिसको। नस्र में जो आप लोगों को पढ़ना है वो सबसे पहले है, मैट्रिक और इंटर दोनों को देखते हुए हम बोल रहे हैं, इसको पढ़ना है अफसाना। अफसाना क्या है, देखिए, एकदम बहुत बेहतर तरीके से अफसाना और कहानी के बारे में समझा रहे हैं। जी। अफसाना किसे कहते हैं और कहानी किसे कहते हैं।
अफसाना और कहानी दोनों में एक किरदार होता है, एक ही किरदार होता है। और इसमें एक बात ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा कि मैं छत पर गया, मैं अपनी छत पर गया, वहाँ मैंने तारों को टूटते देखा, या मैंने देखा कि एक तारा टूट रहा है, ये अफसाना हो गया। ठीक है। अगर यही बात को बदल दिया जाए कि मैं छत पर गया और वहाँ मैंने देखा कि आसमान से कोई परी उतर रही है, ये कहानी होगी। जी हाँ। वो चीज़ जो हमारे समाज में हो रही, वो बात जो हमारे समाज का हिस्सा है, वो अफसाने में शामिल होता है। अब वो चीज़ जिसमें ख्याली किरदार होते हैं, वो कहानी। मिसाल के तौर पर खरगोश और कछुआ की कहानी आपने पढ़ी होगी, इसको अफसाना नहीं कर सकते हैं जी। क्या कछुआ बात करता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खरगोश बात करेगा क्या? उसमें चैलेंज होगा? नहीं। तो ये बात सिर्फ, ये कहानी सिर्फ हमको समझाने के लिए आई है, किरदार को लाया गया जो फर्जी किरदार है। जी। लेकिन अगर उसी खरगोश कछुआ के बदले अगर दो इंसानों को रख दिया जाता वहां पर, तो ये अफसाना हो सकता था। बिल्कुल। ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको? बिल्कुल। जैसे मैं कल बाइक से मुजफ्फरपुर गया, जी। ये अफसाने का है, क्योंकि ऐसा होता है जो हमारे समाज में हो रहा है, जिसके लिए हमको सोचने की जरूरत न पड़े। लेकिन अगर यही हम दूसरा जुमला इस्तेमाल करें कि कल मैं उड़न खटोले से मुजफ्फरपुर गया, तो ये तो कहानी। तो ये कहानी है। बेशक। वो किरदार जो हमारे समाज में नहीं होते, या वो काम जो हमारे समाज में नहीं होता है, जो हमारे लिए एकदम अजूबा चीज़ है, वो सभी कहानी का हिस्सा है। तो अफसाना और कहानी को जान लिया। बेशक। एक किरदार हो तो अफसाना, जी। एक से ज्यादा किरदार हो तो नॉवेल। नॉवेल। जान लेंगे, एक किरदार तो अफसाना, एक से ज्यादा किरदार हो तो नॉवेल। और उसी तरह ख्याली किरदार में अगर एक किरदार हो तो कहानी, और कई किरदार हो तो दास्तान। दास्तान। जी। इसको देख लें, अफसाने का बड़ा रूप है नॉवेल और कहानी का बड़ा रूप है दास्तान। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अब मतलब अफसाना और नॉवेल के बारे में बता रहे हैं। एक किरदार का मतलब क्या होता है? काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो फिर एक किरदार का मतलब क्या होता है? मतलब कि फोकस एक किरदार पे किया जाता है। जैसे आप किसी एक अफसाने को उठा ले, भाभी जान को उठा ले, जी हाँ। शुरू से आखिर तक आप पढ़ेंगे तो उसमें भाभी जान का जिक्र है, और हर कभी जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद है। कहीं पर ऐसा है कि भाभी जान ओझल हो गई हो, दूसरी की बात हो रही हो? नहीं। शम्मी आती है वहां पर, तो शम्मी के पास भी भाभी जान मौजूद है ना? अख्तर साहब अगर सोचते हैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में, भाईजान के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ भी भाभी जान मौजूद है। बेशक। तो ये अफसाना जो होता है, तो अफसाने में हर जगह जो उसका मेन किरदार है वो हर जगह मौजूद रहता है। फरार में देखिए महमूद हर जगह पे मौजूद है। हर जगह मौजूद है। जी। जहाँ भी देखिए हर मतलब पैराग्राफ में वो मौजूद है। अगर वो मौजूद न भी हो तो बात उसी की हो रही है। जी हाँ। तो इसका मतलब वो हर जगह मौजूद है। तो किरदार का मतलब होता है वो एक किरदार हुआ, तो ये क्या कहलाए? अफसाना। अफसाना। अब दूसरी बात ये करते हैं कि मान लें कि हम किसी का नॉवेल के बारे में बात करें, तो देखते हैं कि मतलब रामू अपने घर की तरफ आ रहा है, वो बहुत थका हुआ है, वो घर पर आके बिस्तर पे लेट जाता है और सो जाता है। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब दूसरा सीन चालू हो जाता है कि गांव का ठाकुर है, ठाकुर का दरबार लगा हुआ है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो ठाकुर, वहाँ पर तो रामू नहीं है जी। जैसा कि फिल्मों में आप देखते हैं जी हाँ। कि हीरो है, तो हीरो को आपने देख लिया कि हीरो अपना काम कर रहा है। अब हीरो को हटा के बैकग्राउंड में विलेन का दे रहा है, जी। वहाँ कौन किरदार हो गया? विलेन हो गया। विलेन का किरदार हटाया तो अपने उसके गांव में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ उसकी माँ बेचारी मेहनत मजदूरी कर रही है। तीसरा किरदार हो गया, वहाँ पे तो रामू नहीं ना है, विलेन के पास तो मतलब रामू नहीं ना है। नहीं। तो यहाँ कई किरदार एक साथ काम करें, इसलिए ये नॉवेल हो गया। यस सर। कहानी में भी वही है जी। कि अगर कछुआ और खरगोश दोनों साथ में हैं तो नॉवेल है। अगर कछुआ खरगोश अलग हो जाए, फिर एक नया सीन दिखाया जाए कि जंगल का एक राजा है, जो शेर है, वो खड़ा हुआ है, वो इंतज़ार में है कि कोई मेरे पास आ जाए। ये दास्तान हो गया। जी। दास्तान। हाँ, दास्तान। दास्तान हो गई ये। हाँ। कहानी इससे पहले कहानी की एक बड़ी। अभी कहानी के बारे में बताया, कछुआ और खरगोश कहानी। जी। तो कहानी का बड़ा रूप
दास्तान हातिम ताई का किस्सा हातिम ताई की दास्तान आपने पढ़ी होगी। जी हाँ। उसमें हर जगह हातिम ताई नहीं है, लेकिन ये सब पुरानी जो हातिम ताई की दास्तान है ना, ये सब बहुत पुरानी तख्लीक है। अब बहुत सारा बदलाव हुआ उसके अंदर। ये कहानी है, इसके बारे में जान लिया। अब मजमून के बारे में जान लें। मजमून क्या है? मजमून है किसी एक मौजू को, जैसे पानी का मौजू ले लिया, किसी एक मौजू को इस तरह बयान करना कि उसमें कहीं से कोई जानकारी ज़रूरत के मुताबिक जो होनी चाहिए वो उसमें से कमी ना हो। ठीक है। गांधी जी के बारे में अगर लिख रहे हैं तो गांधी जी के बारे में मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। मजमून में होता है कि मजमून में मतलब हवाले भी होते हैं कि ये जानकारी गांधी जी मतलब वहाँ पैदा हुए, पोरबंदर में पैदा हुए, ये कहाँ से आपने मालूम किया? तो जो मजमून निगार हैं उनके पास हवाला होना चाहिए कि जो मैंने ये मजमून लिखा तो फलानी किताब से देख कर लिखा, वो हवाला उसका मौजूद है। तो मजमून में जो भी बात कही जाती है, किसी एक मौजू पर जब बात की जाती है, जैसे आलूदगी, प्रदूषण पे बात कर रहे हैं, तो उसके नताइज क्या होंगे, उसकी वजहें क्या क्या हैं और उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, ये सभी कुछ बयान करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो कुछ हम बयान करेंगे कि मतलब आलूदगी से क्या क्या नुकसानात हैं, इसका प्रूफ भी देना होगा। अपनी मर्ज़ी से हम ये नहीं कर सकते हैं कि आलूदगी होगी तो मेरा गांव उजड़ जाएगा। लोग उसका प्रूफ मांगेंगे कि ये आपने कहाँ से मालूम किया। तो उसके लिए हवाला होना ज़रूरी है। इसलिए मजमून निगारी में किसी एक मौजू को इतनी गहराई के साथ लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है कि उसमें कहीं से किसी तरह की कोई तशनगी, कोई प्यास न बचे। ज़रूरत के मुताबिक जो जानकारियाँ हैं वो हमको मुहैया हो जाएं। साथ ही साथ इसमें अगर कुछ तारीख़ी बातें हैं या कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं, नुक्ते हैं, तो उसका हवाला भी हमको देना होता है कि हमने ये बात कहाँ से ली। ये मजमून है। चलिए अब आते हैं इंशाइया की तरफ। जी। इंशाइया मजमून का ही एक रूप है। मैट्रिक में इंशाइया नहीं है। ये तो नहीं, ये 12th में, वो भी 100 नंबर में है। जी। इंशाइया कहते किसको है? तो इंशाइया भी मजमून का ही एक रूप है। 50 नंबर पे भी मौजूद है इंशाइया। 50 नंबर में नहीं, 50 नंबर कुत्ते? हाँ, कुत्ते बिल्कुल सही। पतरस बुखारी का इंशाइया कुत्ते मौजूद है, सही है। तो इंशाइया कहते किसको है? तो इंशाइया मजमून का ही एक रूप है, लेकिन इंशाइया और मजमून में कुछ फ़र्क है। मजमून जहाँ संजीदगी की तरफ इंसान को ले जाता है, जिसका मिजाज संजीदा होता है, जबकि इंशाइया को पढ़ने के बाद इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। यानी उसको लिखा ही इस तरह से जाता है कि इंसान को मतलब उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर मतलब क्या कहते हैं, उसको हंसी आए, उसके अंदर हंसी का जज्बा पैदा हो, वो मतलब मुस्कुरा उठे। तो इंशाइया में बातें तो लिखी जाती, बातें तो कही जाती, जैसे कुत्ते के बारे में भी बात की गई, उसमें अदम तकमील होता है, उसमें आज़ादी होती है कि आप इंशाइया में एक बार कुत्ते के बारे में लिख रहे हैं, एक बार भैंस को लिखना शुरू कर दें, वो आज़ादी है। लेकिन जो मरकज़ी नुक्ता है आपका कुत्ते, फिर वहाँ पर आपको वापस आ जाना है। ये आज़ादी है कि आप लिखते लिखते किसी और टॉपिक पर भाग सकते हैं, लेकिन फिर वापस आपको अपने मेन पॉइंट पे आ जाना है। इंशाइया अदब की एक ऐसी सिन्फ है जिसको पढ़ने के बाद इंसान अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। लिखने वाले के लिए भी है कि जो लिखने वाले हैं इंशाइया को, वो कैसे होते हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए। एक संजीदा आदमी इंशाइया नहीं लिख सकता है। इंशाइया के लिए ऐसा इंसान होना चाहिए जो हंसमुख हो, जो मतलब किसी बात को सीरियस नहीं लेता हो, वही लोग इंशाइया लिख सकते हैं। तो इंशाइया और मजमून में जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि मजमून के अंदर संजीदगी होती है, गहराई होती है, उसमें हवाले दिए जाते हैं, जबकि इंशाइया के अंदर न तो संजीदगी है, न गहराई होती है और न हवाले होते हैं। मजमून में जो बातें होती हैं सब सही बातें होती हैं, दुरुस्त बातें होती हैं, सच्ची बातें होती हैं, जबकि इंशाइया में इंसानों को मतलब हंसने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ ऐसी बातों को लाया जाता है जिससे इंसान को हंसी तो आती है, लेकिन वो बात
सही नहीं होती, वो आज़ाद हैं, वो इंसान को हंसाने के लिए, कारी को हंसाने के लिए वो ऐसे जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जैसे कुत्ते में आपने देखा होगा, बहुत जी अच्छा ये है कि एक फ़कीर टाइप का कुत्ता है, जी अल्लाह वाले अल्लाह वाला कुत्ता है। देखिए इंशाइया में एक अल्लाह वाला कुत्ता है, क्या कुत्ता भी अल्लाह वाला होता है? ये तो नापाक चीज़ है। और उसके बाद देखिए कि वो मुशायरा करते हैं, तो मुशायरा करते हैं, एक मिसरा लगाते हैं, पूरा मुशायरा शुरू हो जाता है। बहुत बेहतर अफसाना है, बहुत बेहतर इंशाइया है पतरस बुखारी का लिखा हुआ। लेकिन देख रहे हैं हंसी बहुत आती है, जी लेकिन अगर सही ढंग से सोचे, संजीदगी से सोचे, तो क्या वो बात सही है? नहीं नहीं है। तो वहाँ बस ख्याली। इसको सिर्फ हंसने के लिए ही जी, इस्तेमाल तो करें, बस ख्याली। हंसने के लिए ही पढ़ें। ठीक, और कोई सवाल है इसमें? कुछ मतलब और कुछ सवाल? एक सवाल और बचता है, मकतूब निगारी से क्या समझते हैं मैट्रिक के लिए? और इंटर में भी है मकतूब निगारी, इंटर में भी मौलाना आज़ाद और गालिब का है। हाँ, मकतूब निगारी कहते हैं। देखिए उसका बहुत सारा नाम है, सब नाम बता रहे हैं। मकतूब, जी लेटर, जी पत्र, मुरासला, खत, खतूत जमा हो गई इसकी। जी मतलब अगर मकतूब निगारी कहा जाए या मुरासला कहा जाए या ख़त कहा जाए, इसका मतलब एक ही है। जी तो अब मकतूब निगारी क्या है, उसमें इसको कहा जाता है कि ये आधी मुलाकात है। जी जैसे मैंने अपने चचा को ख़त लिखा, तो मैंने कहा चचा जान अस्सलामु अलैकुम, तो चचा जान क्या वालेकुम सलाम बोल देते? नहीं बोलते। मैंने अपनी बात कह दी, अब चचा अपना जब ख़त मिलेगा तब दूसरे ख़त में वो लिखेंगे वालेकुम सलाम, है ना? आधी मुलाकात हुई। अगर मुकम्मल मुलाकात होती तो हम जब सलाम करते तो जवाब हमको मिल जाता। ख़त में लोग सिर्फ अपने जज्बात का इजहार कर पाते हैं, जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसे तो मतलब है नहीं। लिखा गया कि मैं बहुत बीमार हूँ, दवा चल रही, पता नहीं ठीक हो कब तक ठीक हो, और आप दवा खा रहे थे, आपकी तबीयत ठीक हुई या नहीं। अगर मुकम्मल मुलाकात होती तो जवाब मिल चुका होता, लेकिन मुकम्मल मुलाकात कब होगी? फिर वहाँ से एक जवाब आएगा कि हाँ दवा तो खा रहे हैं, तबीयत में कुछ आराम है, तो वहाँ से फिर आएगा, लेकिन वहाँ भी सवाल कर दिया जाएगा कि अब बताइए अब आपकी तबीयत कैसी है। तो मतलब ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक इंसान सिर्फ अपनी बात कह पाता है, वो जिसको ख़त लिखता है उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। ये मकतूब निगारी की शुरुआत जो हुई शेर शाह सूरी के ज़माने से इसको फ़रोग़ हासिल हुआ, यानी ये डाक का निज़ाम बना, और उस वक्त से लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो दी। उसके पहले भी मुग़ल बादशाह हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो ख़त लिखा करते थे। ज़्यादातर जो ख़तूत मिलते हैं पुराने ज़माने के, वो फ़ारसी में मिलते हैं। गालिब ने शुरुआत की, गालिब ने बहुत अच्छा ख़त लिखा। उन्होंने कहा था कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यानी मैंने ख़त को बातचीत करने का अंदाज़ दे दिया है। वो ख़त जब लिखते हैं, गालिब के ख़तों को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी था कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है। बहुत मतलब अच्छी बात है ये। गालिब ने अकेले 900 ख़तूत लिखे, जिसको उर्दू मुअल्ला और ऊद हिंदी नाम से शाये किया गया। मौलाना आज़ाद ने भी बहुत सारे ख़तूत लिखे, खैर इसके बारे में तो बाद में बताया जाएगा। तो मकतूब निगारी में इंसान अपने जज्बात व ख़यालात का इजहार करता है। वो जो ख़त होते हैं वो ज़्यादातर ज़ाती होते हैं, उसको किसी और से मतलब नहीं होता है। इंसान खुद क्या सोच रहा है वो बस अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाता है, यही मकतूब निगारी है। जी एक और आता है इंटरव्यू। जी इंटरव्यू मैट्रिक में है, बाकी किसी में नहीं है। जी राजेंद्र सिंह बेदी का, असमत चुगताई और फयाज रिफत साहब ने लिया है इंटरव्यू, और बहुत अच्छा है। इसमें चुगताई एक बड़ी अफसाना निगार हैं। तो इंटरव्यू के बारे में हम लोग जान लें कि इंटरव्यू कहते किसको हैं। तो सबसे पहले देख लें इंटर, प्रवेश करना, हाँ प्रवेश करना, दाखिल होना, ठीक है। व्यू देखना, किसी इंसान के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करना, और हासिल कैसे कर सकते हैं? हम उनसे बात करके हासिल कर सकते हैं। तो इंटरव्यू मतलब होता है कि हम ऐसे सवालों को उनके दरमियान रखें कि उनके जवाबात जब हमको मिले तो उससे उनके बारे में मुकम्मल जानकारी हो। इंटरव्यू जो होते हैं वो इंटरव्यू ज़ाती नहीं होते। इंटरव्यू का मतलब ज़ाती नहीं होता है, ठीक है, ज़ात का कुछ हिस्सा होता है, लेकिन अब जैसे हम राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लेंगे तो हम ये नहीं पूछेंगे आपके पास कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, क्या है, घर में खाना क्या पका है, बीवी कब चली गई मैके, ये सब नहीं पूछेंगे। इंटरव्यू में हम किसी एक टॉपिक को लेते हैं, वो टॉपिक जो सबके लिए अच्छा हो, कि आज की अफसाना निगारी के बारे में आप बताएं,
आज के मतलब आज जो अदब में बदलाव आया है, एक तब्दीली आई है, इसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब इस तरह की बातें जो जिससे और लोगों को भी फ़ायदे पहुँचे, उन बातों को, उन मतलब उन पॉइंट्स को, उन नुक्तों को इंटरव्यू में शामिल किया जाता है। इंटरव्यू का मतलब होता है किसी दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करना, सवाल और जवाब के ज़रिए किसी इंसान के अंदर झांकना, उसके अंदर उनके जज्बात को समझना और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेना, ये इंटरव्यू यही कहलाता इंटरव्यू है। है। हाँ। और कोई सवाल है तो बताइए। तो ये रहे हमारे नस्र के असनाफ। नस्र के असनाफ पे तो और भी है ना, और और भी नस्र के असनाफ में बचेंगे। मजमून तो हो ही गया, अफसाना कहानी ये सब तो हो ही गई, और क्या बचता है? शायद मुकम्मल हो गया। शायद अगर कुछ बचा होगा तो फिर हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है? देख लिया क्योंकि जाएगा। वीडियो तो अब लंबी हम हो बढ़ते जाएगी। हैं नज़्म की तरफ। नज्म की तरफ। नज़्म के जो असनाफ हैं बहुत ज़्यादा हैं। जी। नज़्म में क्या है? सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, हमद से शुरू करते हैं, और जी, हमद जी। के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जी, आप बताएं हमद किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ हो, जिस नस्र में या नज़्म में? जिस नज्म। हाँ, इसको बोलना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जी, अल्लाह पाक की तारीफ़ तो हम नस्र में भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो नज़्म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ हो उसे हमद हम कहते हैं। कहते हैं। अच्छा, नात किसे कहते हैं? जिस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उसे नात कहते हैं। उसे नात कहते हैं, बिल्कुल सही। आप जो कैमरा मैन हैं, आप खुद बता दीजिए कि कसीदा किसे कहते हैं? जिस नज़्म में राजा महाराजा या नवाबों की तारीफ हो। हाँ, जिस नज़्म में राजा महाराजा या नवाबों की तारीफ हो उसे कसीदा कहते हैं। मनक़बत के बारे में भी जानते होंगे। जी हाँ। मनक़बत किसे कहते हैं? जिसमें बुजुर्गाने दीन की तारीफ हो उन्हें जिसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ हो, बिल्कुल सही है, उसे मनक़बत कहा जाता उसे है। मनक़बत कहा जाता है। जो आसान है उसको तो ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं ना। जी। अब आता है सवाल, मरसिया किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें मरने वाले की खूबियों को बयान किया जाए। हाँ, जिसमें मरने वाले की खूबियों को बयान किया जाए। जैसे आरिफ की मौत पर है, जो गालिब ने लिखा है ना, 10th में है वो, जी। आरिफ की मौत पर। तो आरिफ की मौत पर भी मरसिया लिखा है, जी। मरने वाले की खूबियों को बयान किया जाए। जी, अब यहाँ एक सवाल बनता है कि मरसिया को आजकल 2 हिस्सों में बांटा गया है उसमें। जी। क्या वो 2 हिस्से पता है आपको? एक हज़रत इमाम हुसैन के बारे में भी कहा हाँ। जाता है। हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला जो भी हैं, जी, उनके बारे में अगर कुछ लिखा जाए वो मरसिया हुआ। और इमाम हुसैन और शहदाए करबला के अलावा अगर कोई दूसरा इंसान मर जाए, जो मतलब हो रहा है, उनके अलावा अगर किसी दूसरे पे मरसिया लिखा जाए तो उससे मरसिया शख्सी। शख्सी कहते हैं। हाँ, इसको याद रखेंगे। मरसिया शख्सी का सवाल आता है कि मरसिया शख्सी किसे कहते हैं? तो वो मरसिया जो इमाम हुसैन या शहदाए करबला के बारे में न होकर किसी और के लिए लिखा जाए वो मरसिया शख्सी कहलाता है। तो मरसिया का तो जान लिया, और बचे अब क्या बचे? गज़ल, मसनवी। गज़ल, हाँ, मसनवी भी है, गज़ल भी है, दोहा भी है, नज़्म रुबाई में भी है, गीत। नज़्म और गीत। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको देखना पड़ेगा। नज़्म में भी एक नज़्म है। तो पहले हम लोग चलते हैं कहाँ? गज़ल की तरफ। ठीक है, लाइन से आते हैं। गज़ल का जो लफ्ज़ी माने है वो औरतों से बात करना। सब लोग इसको यही कहते हैं। इसे कहने में ये लगता है औरतों से बात करना, औरतों से बात करना। लेकिन जो इसका ये है लफ्ज़ गज़ल, वो गज़ाल से बना है। जी। गज़ाल माने हिरन की हिरन आँख। की आँख। हिरन की आँख। और आप जानते हैं कि हमारे बदन में, एक इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा करामत कौन सी चीज़ है? आँखें। आँख। सबसे ज़्यादा जो अहम है वो आँखें हैं, क्योंकि एक इंसान आँखों के ज़रिए ही इस दुनिया को जान सकता है। बेशक। आँखों के ज़रिए ही बहुत कुछ हासिल कर सकता है। आँखों के ज़रिए ही ख़तरों से बचता है। कहिएगा कि जो है कान भी ज़रूरी है, नहीं, कान से कहीं ज़्यादा आँख ज़रूरी है। बिल्कुल। आँख से ज़्यादा हम कुछ नहीं। और वो आँख जो हिरन की हो, हिरन की आँख कितनी खूबसूरत होती है। बहुत है। कहा गया ना, हिरन की आँखें बहुत खूबसूरत होती हैं। तो गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। और इस पर हमको याद आता है एक शेर जो मनव्वर राना साहब का है कि गज़ल वो सिन्फ़े नाजुक है जिसे अपनी रफ़ाक़त से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ।
पहले ज़माने में जो शायरी होती थी, जैसे मीर की शायरी है और भी बहुत सारे शोरा हैं, उनकी शायरी का जो मौजू होता था, वो गज़ल का जो मौजू होता था वो सिर्फ हुस्न व इश्क तक सिमटा हुआ था, बस वही। और उसके बाद जो शोरा आए, जैसे गालिब साहब आए, गालिब को ही अगर देखा जाए तो उनकी शायरी को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है नहीं, उसमें तो दुनिया की सारी बातें मौजूद हैं। और उसके बाद अब जो जो नए दौर में हम चल रहे हैं, तो वो शायरी का तो मिजाज बिल्कुल ही बदल गया, जो अच्छी बात है। जैसे निदा फाजली ने कहा कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई। एक नई बात, एक नई तरकीब इन्होंने निकाली। उसके बाद पहले की शायरी में सिर्फ हुस्न इश्क की बातें होती थी, लेकिन अब की शायरी में माँ की बातें होती हैं, बेटी की बातें होती हैं, बाप की बातें होती हैं, अब दोस्त की बातें होती हैं, यानी सबको सबको आज की शायरी में समो लिया गया है। तो गज़ल का दायरा इतना वसी है जिसमें किसी भी मौजू को शामिल किया जा सकता है। लेकिन एक बात में ख्याल रखना है कि गज़ल में हर शेर अलग अलग मानी का हो सकता है। मतलब एक शेर हो, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, एक शेर में 2 मिसरे। एक शेर में माँ की बात कही जाए तो दूसरे शेर में हो सकता है वो किसी दूसरे की बात कर सकता हो। ये आज़ादी है वहाँ। गज़ल का हर शेर अलग अलग मानी लिए हुए होता है। गज़ल में कम से कम कितने अशार होना चाहिए? 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 अशार होनी चाहिए। बशीर बद्र की जब कलाम को हम देखते हैं, आमद और भी कुछ ये है, वहाँ हम 17 से ज़्यादा अशार भी देखते हैं। बहरहाल उससे मतलब नहीं है, 5 शेर कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 17 अशार होनी चाहिए। तो गज़ल में जो ख्याल रखा जाता है उसमें काफ़िया और रदीफ भी होता है। जैसे खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। रज़ा क्या है, अब ये अगर गज़ल के रूप में हो तो इसका काफ़िया रज़ा हो जाएगा। और रदीफ़ क्या है, तो रज़ा क्या है, दवा क्या है, हुआ क्या है, मिला क्या है, यानी रदीफ़ नहीं बदलता है। हर दूसरे मिसरे में रदीफ़, काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल होता है। तो काफ़िया कहते हैं मतलब ऐसे लफ्ज़ को जो बोलने में एक तरह के हों। जैसे एक नाम हम बता रहे हैं, रहमत का काफ़िया क्या होगा? रहमत, अजमत, अज़मत, नेमत, नेमत, दौलत, हिदायत, बरकत, इज़्ज़त, मोहब्बत, मोहब्बत, जी बहुत कुछ है। जी और रदीफ़ नहीं बदलता है, जी रदीफ़ वही रहेगा, रदीफ़ नहीं बदलेगा। तो अगर ये करें, गालिब का एक शेर ले लें, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, तो हुआ काफ़िया है, जी क्या है? रदीफ़ है। जी तो हुआ क्या है, तो काफ़िया को तो बदलना है। जी हुआ का काफ़िया बताइए। हुआ, किया, हाँ, किया, किया क्या है, मिला क्या है, दिया क्या है, जिया क्या है, सिया क्या है, गया क्या, गया क्या है, और नया क्या है, सदा क्या है, जफ़ा क्या है, वफ़ा क्या है, हया क्या है, वगैरह वगैरह क्या है, सभी में होना चाहिए। तो क्या है, रदीफ़ के पहले वाले जो लफ्ज़ है वो बदलना है। गज़ल में काफ़िया रदीफ़ के अलावा जो ख्याल किया जाता है कि जो मैंने कहा कि इसमें एक ख़ास बहर होती है, मतलब पूरी गज़ल को एक ही बहर में लिखना होता है। और बहुत तरह की बहरें हैं जिस पर लोग लिख रहे हैं, गज़ल कह रहे हैं। गज़ल में जो शायर अपना नाम आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है उसको मक़ता कहते हैं। गज़ल का सबसे पहला शेर मतला, और वो शेर जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करे वो मक़ता होता है, और अगर नाम इस्तेमाल ना करे तो वो आखिरी शेर हो गया। तो मक़ता के पहले वाले शेर को आखिरी शेर कहेंगे, मक़ता के पहले वाले शेर को आखिरी शेर कहेंगे। और अगर शायर ने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया तो जो आखिरी वाला शेर है वही आखिरी शेर होगा। तो ये गज़ल का हुआ। गज़ल के बारे में जानकारी हुई, जो मतलब हल्की फुल्की जानकारी, पूरी गहराई के साथ अगर जानकारी दी जाए गज़ल की तब तो उसी में 2 घंटा लग जाएगा। जी हाँ उसके बाद नज़्म है ना। जी नज़्म तो एक तो सिन्फ है, और नज़्म के अंदर भी एक सिन्फ है जी नज़्म क्या है? जैसे नज़्म आपको पढ़ना है 50 नंबर में नज़्म हज़रत मोहम्मद है ना, मोहम्मद कलजुग। कलजुग, और 100 नंबर में हम जाते हैं मनाज़िर कुदरत,
100 नंबर की उर्दू में जाते मेरा हैं, इंटर सफ़र। में जाते हैं, जी मेरा सफ़र, जी गुफ्तगू, हम्म, या फिर आगे जाइए तो नज़्म आवारा है, मिट्टी का मिट्टी वगैरह का तेल वगैरह। तो मजमून है। मजमून है। हाँ, तो उसी तरह नज़्म कहते हैं किसको है, तो किसी एक मौजू को जहन में रखते हुए, किसी एक मौजू पर जब कुछ लिखा जाता है और लिखने में मतलब वही जो क़वानीन है नज़्म के, उसका ख्याल रखा जाता है, तो वो नज़्म है। याद रखें। तो इसको अगर नस्र में किया जाए तो मजमून हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही सही जवाब। अगर इसी को नस्र में किया जाए तो क्या हो जाएगा, मजमून। मजमून हो जाएगा। यस सर। वो नज़्म में है तो नज़्म, जी और उसी को नस्र में कर दे तो मजमून हो मजमून जाएगा। है। हाँ। तो नज़्म में कुछ ख़ास ध्यान ये भी रखना होता है कि नज़्म में कुछ अच्छे अच्छे खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल होता है। नज़्म में जो बातें होती हैं वो नफासत के साथ कही जाती हैं, और लफ्ज़ों को सजाया जाता है। लफ्ज़ भी कई तरह के होते हैं, एक ही मानी लिए हुए कई लफ्ज़ होते हैं। कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर सेट कर रहा है, कौन सा लफ्ज़ किस जुमले में, किस लाइन में ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, ज़्यादा मानी दे सकता है, ज़्यादा मौजू है, इन सभी का ख्याल किया जाता है नज़्म में। तो नज़्म बहुत आसान है। जी अब गीत पे चलते हैं ना। जी गीत जो सिन्फ़ है वो हिंदी ज़बान से आई है, जी और हिंदी ज़बान के ही कानून इसमें भी हैं। मतलब वही सिस्टम है इसका कि गीत में एक होता है मुखड़ा और एक होता है अंतरा। अंतरा। मुखड़ा जैसे उजड़ा उजड़ा सा हर दिल है, हर चेहरा बीमार, मैं कैसे गीत लिखूं। अंतरा आज का इंसान जीत के सब कुछ खुद से हारा रहता है, मारा मारा रहता है, और बोसीदा अखलाक की छत है, टूटी है दीवार, मैं कैसे गीत लिखूं। तो अंतरा मतलब अंतर कर देना, मुखड़ा से जहाँ अंतर हो गया उसको अंतरा कहते हैं। गीत एक ऐसी सिन्फ है जिसको आज बहुत मकबूलियत हासिल है। हम फिल्मों में देखते हैं, गीत देखते हैं, और गीत तो हमारे समाज, हमारे माशरे से जुड़ा हुआ है। हम अपने घरों में भी देखते हैं, बच्चे की विलादत होती है तो गीत, शादी होती है तो गीत, और शादी में भी क्या कहते हैं, क्या क्या जो हल्दी की रस्म होती है वो हल्दी का गीत, उसके बाद दूल्हे का आना जाना, विदाई, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। जैसे घरों में जब फसलें कट के आती हैं तो गीत, तो गीत का जुड़ाव हमारे माशरे से, हमारे समाज से है। गीत आप देखते होंगे अपने घरों में कि औरतें जब गीत गाने बैठती हैं, फिर मत पूछिए कि उनको गाना क्या है। जी जी तो खुद हाँ, शुरू हो जाती है। एक ने मतलब उठाया, क्या कहते हैं, एक ने उठाया। अब बताइए, एक रहने वाली देहरादून की है, एक रहने वाली बिहार की है। देहरादून वाले ने जब उठा दिया, एक अंतरा ले लिया, मतलब एक कोई मुखड़ा उठाया, अब सारी औरतें इस तरह शामिल हो जाती हैं जैसे वो इस गीत से पूरी तरह वाकिफ हैं। जी जी जबकि बताइए एक नई चीज़ होती है, फिर भी मतलब क्या खूबियाँ अल्लाह पाक ने दी हैं औरतों को इस सब मामले में। मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल वो लय मिला लेती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। तो गीत हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, और ये गीत एक ऐसी सिन्फ है जो सब लोग पढ़े लिखे भी गाते हैं, जो पढ़े लिखे ना है वो भी गाते जी 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 हैं। गीत बहुत अहम चीज़ है। आगे मसनवी। मसनवी की बात। जी मसनवी जो बना हुआ है वो मसनवी बना हुआ है सानी। सानी माने होता है दूसरा, ऊला माने पहला, सानी माने दूसरा, सालसा माने तीसरा। उसी तरह राबिया है, खमसा है, जिसको कहते हैं हवा से खमसा, सेंस ऑर्गन्स है ना हमारे 5, तो जी खमसा माने पाँचवा। तो सानी माने होता है दूसरा, यानी वो नज़्म जो दो दो मिसरे पर मुश्तमिल हो, यानी जिसमें दो दो मिसरे होते हो, दोनों मिसरे हम काफ़िया हो, ये ज़रूरी है। आपने जो देखा होगा ये क्या कहते हैं, मैट्रिक में पढ़ना है ना, गुलजार नसीम। गुलजार नसीम, दयाशंकर नसीम का लिखा हुआ जी बहुत अच्छा ये है। शौक लखनवी। शौक लखनवी साहब की है जज्बा। जज्बा इश्क, और गुलाम हमदानी मसहफ़ी की है क्या है, जहरे ज़हर इश्क। शौक लखनवी की है। ज़हर इश्क शौक लखनवी की है, और जज्बा जज्बा इश्क इश्क गुलाम हमदानी गुलाम मसहफ़ी की हमदानी है। हाँ, मसहफ़ी की। ये तो इसमें आपने देखा हो कि दो दो जो मिसरे होते हैं ना, मतलब जिसको एक शेर अगर गज़ल के रूप में कहा जाए तो गज़ल तो है नहीं, जी तो यहाँ दो दो मिसरे आप देखेंगे, दोनों में जो काफ़िए होते हैं वो एक तरह के होते हैं। खाक दहली में था जवान हंसी,
मतलब शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं, हंसी कहीं, यानी काफ़िए सब में लगे रहते हैं, जी, दो दो मिसरे को। खास ख्याल रखना होता है। हाँ, और मसनवी में होता है कि मसनवी में मतलब तारीख़ी बातें भी पेश की जा सकती हैं, जैसे शाहनामे इस्लाम है, हफ़ीज़ जालंधरी की मसनवी है शाहनामे इस्लाम, उसमें तारीख़ी बातें हैं, इस्लाम के बारे में पूरी बातें की गई हैं। फ़ारसी में फ़िरदौसी ने लिखी है मसनवी, और भी बहुत सारी मसनवियाँ हैं। इसमें तारीख़ी बातें भी हो सकती हैं और ख़याली बातें भी हो सकती हैं। आपने जो देखा ये सहरुल बयान एक बहुत अच्छी मसनवी है, जिसको लिखा है मीर हसन ने, या दयाशंकर नसीम का देख लीजिए गुलजार नसीम। तो ये उसमें जो किरदार हैं वो सब फ़र्जी किरदार हैं, है ना। बकावली है, ताजुल मुलूक है, ज़ैनुल मुल्क। ज़ैनुल मुलूक है, ये सब फ़र्जी किरदार हैं, पड़ी उतर के आती ये सब है। तो मतलब मसनवी में आप तारीख़ी वाक़यात को भी ला सकते हैं, मसनवी में आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको मतलब दास्तान को भी मसनवी का रूप दे सकते हैं। कोई दास्तान हुई, उसी दास्तान को हम अगर नज़्म में लिखें, काफ़िया और रदीफ़ का ख्याल करते हुए, जो वज़न है इस सब का ख्याल करते हुए अगर लिखें, तो वही दास्तान क्या हो जाएगी, मसनवी हो जाएगी। जी, मसनवी में आज़ादी है, उसको तारीख़ी वाक़यात भी लिख लें या फिर ख़याली किरदार के ज़रिए कोई दास्तान भी उसमें बयान पेश कर किया। दें। तो और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोहा। दोहा, देखिए दोहा का नाम ही से पता चल रहा है, जी। दोहा, जिसमें दो हों, दो मिसरे की होती है, लेकिन इसमें दोहा में आप देखिए दोहा भी हिंदी सिम से आई है, और कबीर को कौन नहीं जानता है, रहीम को कौन नहीं जानता है। उन दोनों ने तो दोहा में वो कमाल कर दिया कि रहती दुनिया तक लोग दोहा, जहाँ दोहा नाम आता है तो इन दोनों शख्सियात का नाम जहन में आता है कि इन दोनों ने दोहे के लिए कितना बड़ा काम किया है। क्या है ये, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे तार खजूर, जी। पंछी को छाया न करे फल लागे अति दूर, साईं इतना दीजिए जाके कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। और अब आते हैं नए दौर में, तो निदा फाजली की तरफ अगर कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं, बच्चा बोला देख कर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। उसके बाद ज़फ़र गोरखपुरी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ना, ले आते बाज़ार से सुख के लम्हे चंद, पैसे से मिलता कहीं जो मन का आनंद। एक चीज़ आपने इसमें देखा कि जो भी मतलब दोहे पढ़े गए, सुनने में सब एक तरह के लगते हैं, मानी अलग है, मफ़हूम अलग है, लेकिन सुनने में एक तरह लगते हैं। तो ये हिंदी तरीक़ा है लिखने का। इसी गहराई में तो खैर बाद में जाएंगे, जब आपको दोहा लिखना होगा तब। तो दोहा लिखना कोई आसान नहीं है, बहुत टफ काम है, जो लोग आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है। दोहा क्या है, दो मिसरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी नज़्म है, जिसमें इन दो नसीहत की बातें होती, यानी नसीहत की बातें होती हैं, दूसरों को समझाया जाता है, दुनिया की हकीकत बयान की जाती है। उसमें दो मिसरे में ही वो सारी बातें हो सकती हैं जिसको बताने के लिए लोगों को कहानी का इस्तेमाल करना पड़े या लोगों को दास्तान तक पढ़नी पड़े। ये दोहा दो मिसरे में मतलब सारी बातें कह जाने का हुनर रखता है। तो दोहा दो मिसरे पर बनी हुई उस नज़्म को कहते हैं, दो मिसरे पर मुश्तमिल उस नज़्म को कहते हैं जिसमें नसीहत की बातें होती हैं। वो दोनों मिसरे एक ख़ास बहर में होते हैं, और जितने भी दोहे हम पढ़ते हैं इसीलिए लगता है कि सारे के सारे दोहे एक ही तरह के हैं। आज भी लोग दोहा लिख रहे हैं, निदा फाजली का नाम तो सबसे ऊपर है। निदा फाजली अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके दोहे बहुत मकबूल हुए। उनके इसके अलावा भी बहुत सारे दोहे हैं, तो फिर कभी इसके बारे में बताया जाएगा। और कोई सिनफ बोलिए। रुबाई बजती है, रुबाई। देखिए रुबाई किसे कहते हैं, रुबाई हमने पहले भी कहा कि ऊला कहते हैं पहला को, सानी कहते हैं दूसरा को, सालसा कहते हैं तीसरा को, और रुबा कहते हैं चौथा को। तो उसी से रुबा से रुबाई बना है जिसमें चार मिसरे हों, और उसी रुबा से मुरब्बा भी बना है जिसको चतुर्भुज कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो मुरब्बा तो जानते हैं, खाने वाले भी एक मुरब्बा होता है, उसको भी देखिएगा उसमें चार कोने होते हैं। जी। उसको याद रखिएगा, चार कोने होते हैं मुरब्बा में। तीन कोनवा अगर कहीं हो तो वो मुरब्बा नहीं हो सकता। वो कुछ अलग ही हाँ, करेंगे। वो चार कोने होते हैं, जी। तो उसी से मुरब्बा बना है उसका, यानी चतुर्भुज। जी। तो रुबाई में चार मिसरे होते हैं, और रुबाई में भी दोहे की तरह कुछ ख़ास बातें कही जाती हैं। जैसे एक रुबाई मैं पेश कर रहा हूँ, दुनियाए अजब
सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। तो इसमें और भी बहुत सारी रुबाइयाँ हैं। इसमें ध्यान देना पड़ता है कि 4 मिसरे इसके अंदर होनी चाहिए, और पढ़ने में जो भी रुबाई है वो पढ़ने में जब हम पढ़ें तो ऐसा लगे कि जैसे हम पढ़ रहे हों ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक शम्स के आंगन में घटा देखी है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आँखों में समुंदर के हया देखी है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तू अपनी मोहब्बत पे बहुत नाज़ा है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैंने भी तो फूलों की वफा देखी है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यानी जितनी भी रुबाइयाँ दुनिया की होंगी, दुनिया में जो भी लिखेगा उनको रुबाई ऐसी ही लिखनी पड़ेगी। इसका बहर जो यही होगा, बहर इसका यही होगा। तो ये बहुत टफ है, इतने सारे लोगों को रुबाई लिखना है और इसी तरह लिखना है। ये तो वाकई बहुत टफ है। नहीं है तो आसान जी लेकिन सब लोगों को यही रास्ता अख्तियार करना इसलिए टफ हो जाता है। जी। अब कता को देख लें, कता कहते टुकड़ा, कता कहते टुकड़े को। अगर मतलब 4 मिसरे हों, 6 मिसरे हों, 8 मिसरे हों, तो उसी में अगर हमको कोई बात कहनी हो तो उसको कता कहते हैं। अगर वही 4 मिसरे इस बहर में लिखे जाएं जिसका बहर हो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो वो रुबाई हो जाए, और इस बहर में न हो तो वो कता हो जाए। करता मुझे हाँ। बेशक। और कुछ बचा हुआ है? मेरे ख्याल से तो नज्म के भी असनाफ पूरे हो गए। लगभग हो चुके हैं जी। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है या कुछ ऐसे सवालात हैं जो मैंने आपको कहे और आपकी समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें वक्त दिया जाता है इस तरह से, और भी बहुत सारे असातिज़ा हमारे बीच में हैं जो आपके सवालों के जवाब देते हैं। हमारा मकसद यही है कि उर्दू का फ़रोग़ हो। उर्दू बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ उर्दू के असातिज़ा नहीं हैं, तो वो इन वीडियोज़ के ज़रिए अपनी तालीम को पूरी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमें आपके मशवरे का इंतज़ार रहेगा, और दुआओं में आप भी हमें याद रखें। अल्लाह पाक हमें वो तौफ़ीक़ दे कि हम आगे भी कुछ बेहतर कर सकें। हम भी आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, और इम्तहान, यही इम्तहान नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी अता फ़रमाए। और अगर आप चैनल पे हैं, पहली बार आपको बोल रहे हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, नई वीडियो आती है तो फिर आप मैसेज करके पूछते हैं सर वीडियो अभी तक आपने डाली नहीं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़।